हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। यार आज अपना ये जो क्वेश्चन है, जी एडवांस का पेपर हुआ आज। आई होप कि तुम्हारा सबका अच्छा हुआ होगा। और इस क्वेश्चन को मैं जब देख रहा इस पेपर को जब देख रहा था, तो पहले पेपर में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस तो देखो, जब जैसे कि अगर अपना रोटेशनल का भी क्वेश्चंस देखें तो भी वो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना। कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स अपन क्लास में भी डिस्कस किया करते हैं। ऑप्टिक्स में भी अगर देखूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन था, पावर वाला क्वेश्चन, वो भी अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो उसके बेसिस पे तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हालांकि वो थोड़े अजीब से क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जनरली मटेरियल्स वगैरह में कम देखने को मिलते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है, एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलते। बट फिर भी बाकी क्वेश्चंस फिर भी तुम किसी न किसी तरीके से कर सकते थे। बट हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अलग अलग वैरायटी की बुक्स में भी बहुत कम जगह मिल पाते हैं। और अगर तुम इस कंसेप्ट पर खुद से कमांड नहीं है तुम्हारी, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठकर सोल्व करना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट था बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूँ इसके पीछे का, और इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। इसमें देखो, यहाँ पर सारा खेल इसी जगह पर है। हमारे पास दो सोलेनोइड्स हैं, लेकिन दोनों सोलेनोइड्स पैरेलल में नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को। ये दोनों जो सोलेनोइड्स हैं, वो इस सर्किट में, एक सर्किट में तो ऐसी सर्किट है, कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस एल है इसका। अगर ये अकेला सर्किट होता, 1 अपॉन में रूट एल सी तुम्हारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, हालांकि इसको रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखना चाहिए था, या फिर फ्रिक्वेंसी के लिए 1/2 पाई वगैरह कुछ लगाना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी ही लिखेंगे ऑप्शंस में, जैसा कि ऑप्शन हमारे पास है उनके हिसाब से। तो इसका आंसर आना चाहिए था 1/√LC। बट क्योंकि यहाँ पर एक और सोलेनोइड जो कि इसके अंदर कपलिंग करी हुई है, और वो सोलेनोइड खुद जो है अपने खुद के एंड्स के अबाउट शॉर्ट सर्किट करी हुई है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सबसे पहले में देखना पड़ेगा कि जब दो कोइल्स या फिर दो सोलेनोइड्स एक दूसरे के साथ कपल करी जाती हैं, एक्सियली रखी जाती हैं, तो इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या बनता है सर्किट का। तो मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाता हूँ इसका, कि मान लो तुम्हारे पास दो सोलेनोइड्स हैं। ठीक है, एक ये सोलेनोइड है, और ये लगी हुई है, मान लो इसमें ये बैटरी E1 के साथ में लगी हुई है, और इसमें मान लो कुछ करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसका इंडक्टेंस L1 है। ठीक है, दूसरी एक कॉइल है, दूसरी कॉइल इस तरीके से मान लो, और ये इस तरीके से है। इसमें ये मान लो E2 EMF की बैटरी से लगी हुई है, और इस समय इसमें करंट किस इंस्टेंट पर E2 है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बिना काम नहीं चले, क्योंकि कपलिंग हो रखी है, एक दूसरे के साथ अपना फ्लक्स शेयर कर रहे हैं। और जब एक दूसरे के साथ फ्लक्स शेयर करते हैं, तो फिर उस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर होता है सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ में। तो मान लो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, और M हम निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो क्लासेस में पढ़ते हैं कि कोएक्सियल जो सोलेनोइड्स होते हैं, उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक की वजह से दूसरे का फ्लक्स इंटू फाइव इक्वल टू LI लिख करके, उसमें कोई समस्या नहीं होती। जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, वो निकल के आ जाता है μ0 N1 N2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर और लेंथ ऑफ स्मॉलर, कुछ इस तरीके से जो कॉमन होता है। मतलब कि क्योंकि एक सोलेनोइड अगर बड़ी हो एक छोटी हो, तो उसमें छोटी वाली एरिया और छोटे वाला लेंथ हम लेते हैं जो कॉमन होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आ जाएगा, और लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 के फॉर्मेट में यहाँ पर इफेक्टिव इंडक्टेंस इस कोइल का क्या बनेगा, जहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस भी हो और म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी हैं। तो मैं देखो इस लूप के अलोंग अगर जाऊँगा ना, तो इस लूप के अलोंग जाऊँगा, तो यहाँ पर E1 EMF माइनस का यहाँ पर जो आएगा वो माइनस L1 dI1/dt। ये इसमें तुम्हारा ड्रॉप आएगा किसके अंदर, इंडक्टेंस के अंदर। और साथ ही साथ इसका जो फ्लक्स होगा वो इस वाली कोइल के साथ L2 के साथ भी कंसीडर होगा, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और उसकी वजह से जो बैक EMF आएगी वो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस से L/dI/dt आती है, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस से M/dI/dt आती है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसकी वजह से वो आएगा -M/dI2/dt। बट वो आएगा इसमें बैक EMF इसकी सोलेनोइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो बैक EMF आएगा वो इसका करंट की वजह से आएगा। जिस रेट से इसका करंट चेंज होगा वो इसकी कोइल का फ्लक्स चेंज करेगा, उसकी वजह से इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें बैक EMF आएगा -M। वो डिपेंड करेगा इसके dI/dt पे, दूसरे सेकंड वाली कोइल के। समझ में आई? तो आई होप कि ये तुम्हें क्लियर होगा। साथ ही साथ सेकंड के लिए लिखूंगा तो फिर वो सेम इक्वेशन आ जाएगी, E2 -L2 dI2/dt और -M/dI1/dt, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस से इसके अंदर जो बैक EMF आएगी वो इसके करंट के रेट ऑफ चेंज dI/dt पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक जो तुम्हारा, मान लो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको कोइल 1 बोल देता हूँ, और ये कोइल 2 बन जाएगी अपनी। तो तुम्हारा E1 तो E है, लेकिन E2 तुम्हारा 0 है कि नहीं है। यहाँ पर जो तुम्हारा सोलेनोइड है उसके अक्रॉस जो बैटरी लगी है उसका EMF 0 है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करी हुई है, दोनों एंड को सीधे जोड़ रखा है। तो इसमें जो बैटरी है उसका EMF 0 है, तो मैं E2 को 0 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 0 माइनस का
इक्वल टू ये जो ईएमएफ होते हैं लूप लो लगा रहे हैं हम, तो टोटल ईएमएफ हर एक लूप की जीरो है, तो यहाँ पर ये जीरो माइनस का L2 di2/dt इज इक्वल टू ये m di1/dt के बराबर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से di2/dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि बन जाएगा माइनस का m अपॉन में L2 di1/dt, और ये di2/dt मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ताकि E1 और L1 di1/dt इन सब में रिलेशन आ जाएगा। E1 माइनस का L1 उधर ही भेज दे, दोनों राइट साइड में भेज दें, इसको भी और इसको भी, दोनों तो उस तरफ भेजें, तो ये बन जाएगा E1 इक्वल टू L और L1 di1/dt, और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस था उधर की तरफ जा करके प्लस बन जाएगा, और प्लस के साथ में ये वाला जब रखूंगा di2/dt की जगह तो ये माइनस बचेगा, तो ये एक्चुअली माइनस का ये m इंटू m स्क्वायर अपॉन में ये L2 इंटू di1/dt di2/dt की जगह ये वाली क्वांटिटी रखेंगे तो माइनस m से m मल्टीप्लाई करके ये m स्क्वायर बन जाएगा, नीचे L2 आ जाएगा, साथ में di2/dt की जगह di1/dt बचेगा। तो एक तरीके से अगर मैं E1 को लिखना चाहूँगा तो जो L di/dt आता है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, तुम्हारा di1/dt कॉमन आ जाएगा, L1 माइनस m स्क्वायर बाई L2 इंटू di1/dt, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ L1 इक्वल टू L इफेक्टिव इंटू di1/dt, L इफेक्टिव इंटू di1/dt, तो यानी इससे हमें पता चल रहा है कि इफेक्टिव जो इंडक्टेंस बनेगा सर्किट का वो L1 माइनस m स्क्वायर बाई L2 बनेगा। इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या बनेगा, L1 माइनस m2 स्क्वायर बाई L1। अब देखो L1 तो अगर हम देखें जो हमारा पहला सोलेनोइड है बड़ा, उसमें हमें एरिया S दे रखा है, लेंथ D दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N दे रखा है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू L, उसमें ये दे रखा है म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर, एरिया को S और लेंथ को D, और इसको बोल रखा है कि ये सेल्फ इंडक्टेंस L है। तो जो सेकंड वाली कोयल है म्यू नॉट, उसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 2N है उसका स्क्वायर, एरिया उसका S/2 है, और डिस्टेंस लेंथ उसकी D/2 है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 से ये दोनों 2 और 2 4 कट जाएंगे, ये भी वही आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू L, तो ये बन जाए S इंटू D, तो ये भी सेल्फ इंडक्टेंस L ही बन जाएगा। तो L1 और L2 तो हमारे दोनों L ही हैं एक तो, साथ ही साथ हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट N1 N2 एरिया कॉमन वाला और D भी कॉमन वाला। तो म्यू नॉट N1 तो कितना है, N है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सेकंड वाली में 2N है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को ही कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, एरिया कॉमन वाला S/2 और ये D/2, तो एक 2 से तो एक 2 कट जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू D, तो वो तो L है, तो ये L अपॉन में 2 बन जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 बन गया। तो इफेक्टिव जो इंडक्टेंस बन जाएगा दोस्तों, इफेक्टिव इंडक्टेंस L1 माइनस m स्क्वायर बाई L2 है, उसमें L1 L2 बराबर है L माइनस m है L/2 इसका स्क्वायर अपॉन में ये भी L, और यहाँ से L कट जाएगा, L माइनस ये L स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई L, तो L/4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3L/4। बस L इफेक्टिव आ गया। अब ओमेगा जो बनेगा 1 अपॉन में रूट L इफेक्टिव इंटू C, क्योंकि कैपेसिटेंस तो C ही है। तो राइट वाले सर्किट में इस वाले सर्किट का लिए, इस वाले राइट वाले सर्किट के लिए जो L इफेक्टिव बनेगा वो L इफेक्टिव बन जाएगा तुम्हारे पास L1 माइनस L m स्क्वायर अपॉन में L2 के हिसाब से 3L/4 अपॉन में जो ओमेगा 1 अपॉन में रूट L इफेक्टिव इंटू C बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ L इफेक्टिव यानी कि 3L/4 इंटू C, और 1/4 है ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन रूट में है तो 2 बचेगा, तो ओमेगा जो बनेगा यहाँ पर 2 अपॉन में रूट ऑफ 3LC ये बन जाएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C, तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि अगर तुमने ऐसे क्वेश्चंस, अगर तुमने कपलिंग वाले क्वेश्चंस अगर खुद से करे होंगे तभी तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम में फाइनली कर पाओगे, अदरवाइज इस तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन तुम खुद से पहली बार सोच पाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, मतलब अगर बच्चे के पास टाइम हो और वो सोच सकता है कि कुछ ना कुछ करना ही है, लूप लोग वगैरह लगा कर वो करने की कोशिश करेगा तो वो निकाल सकता है। बट हाँ, ये कपलिंग कोफिशिएंट वगैरह निकालना, इफेक्टिव फॉर L इफेक्टिव का एक्सप्रेशन निकाल पाना, ये तभी हो सकता है जब तुम खुद से प्रैक्टिस पहले से अच्छी तरीके की कर रखी हो इन टाइप के क्वेश्चन की। तो भाई मतलब मेरे हिसाब से तभी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वहाँ पर एट इंस्टेंट बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो मैं तो अगर कहूँगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कम होती है तो ऐसे क्वेश्चंस तो तुम्हें छोड़ ही देने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर तो अगर तुम थोड़ा भी अच्छा पढ़ के गए थे तो जो तुम्हारे रोटेशनल के क्वेश्चन थे वो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन थे जो हम
क्लासेस इलस्ट्रेशंस में, जो इलस्ट्रेशन क्लासेस में लेते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे रेडो के भी वहाँ पर आए हैं, ऑप्टिक्स के भी वहाँ पर आए हैं, और तुम्हारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, और एक दो जो मैच कॉलम्स आए थे, मैच कॉलम्स तो बिल्कुल आसान है, चाहे वो ऑप्टिक्स का आया, वेव ऑप्टिक्स का आया हो, है ना, इंटरफेरेंस वाला जो आया था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन प्लस माइनस लेमडा, या फिर लेमडा बाई 2 वाला, तो वो आसान ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ठीक है यार, इस क्वेश्चन में इतने, बाकी मैं और वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चंस की कोई अच्छा क्लेवर क्वेश्चन कैसा है, या फिर कोई इजीएस्ट क्वेश्चन किस तरीके के, पूरा वो डालूंगा, और साथ में सॉल्यूशन भी डालूंगा पूरा पेपर का। बट अभी के लिए मुझे बेस्ट लगा, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन तुम्हें पहले बता देना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं यार बाकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।